है, क्योंकि ये सर्कस की वो साइकिल चलाना चाहते हैं जो एक पहिए की है, जो जोकर चलाता है। और वही देश की स्थिति हो रही है, उसी लेवल पे देश को उतारा है इन्होंने। आज हम जोकर साबित हो रहे हैं विश्व स्तर पे। आज कनाडा की सरकार आपको कहते तो हम कनाडा को आग दिखाते हैं, और ये अंधभक्त बोलते अब कनाडा में घुस के मारेंगे, कनाडा पर हमला करेंगे हम। अरे वो पाकिस्तान है क्या पास वाला जहाँ तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की? तुम्हें मालूम है कनाडा में जाने में टाइम कितना लगता है? कनाडा में कितनी जगह फ्यूरिंग करना पड़ेगा, कितने कंट्रीज क्रॉस करोगे, तुम्हारे एयरपोर्ट को जाने देगा क्या? लेकिन व्हाट्सएप पे हो गया कि आप कनाडा में घुस के मारेंगे। कनाडा ने डंडा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हुंकार भरी, अमेरिका ने डांटा। तो बोले नहीं हो, ऐसा नहीं है, अमेरिका डांट नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि कोऑपरेट करो। फिर इन्होंने अमेरिका में प्रयास किया, अमेरिका ने जो आंखें दिखाई, तब जाके हमारा एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय कहता है कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हो गई अमेरिका में, हम देख रहे क्या करें। मूर्खता की पराकाष्ठा। और मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारे देश को आजादी मिली, तब इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि आप बंदर के हाथ में वस्तुरा दे रहे हैं। उनकी बात साबित होने में 75 साल लग गया। वो घूम रहा है, वो कभी अपने को भी मान सकता है, अपने भी पार्टी को। आज बीजेपी बहुत आहत है, बीजेपी के बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, जिसके पास जाओ खंडे पर रोना शुरू कर देता है। ये बहुत परिस्थिति है हमारी। कांग्रेसियों को तो ठीक है, वो बोलते विपक्ष में हमको तो खाना ही है मार। लेकिन बीजेपी वाले प्रताड़ित थे, वो कहते कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक आतंक के साए में जी रहे हैं, और प्रजातंत्र में आतंक की जगह नहीं है। आतंक वही पनपता है जहां न तानाशाह होता है, और ये देश तानाशाह को सहन नहीं करता, और तानाशाह को सहन करना भी नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी इतनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब लगातार सत्ता में रहने के बाद एक अहंकार आता है, और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई, तो इस देश की जनता ने उन्हें भी आईना दिखाया। पढ़े लिखे इंदिरा गांधी को भी जनता आईना दिखाती है, अनपढ़ को भी दिखाएगी, लेकिन ये तुम्हें कम से कम विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूं विश्वास रखो। इतना विश्वास क्यों कमजोर हो गया है? किसी से भी बात करो, नहीं आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आएगा तो वही क्या है, इस बात कैसा आएगा वही कि रसगुल्ला एक आके खा जाएगा। ये तरी वाले पोहे लाइन बना के ले लिए। अरे सरकार है केंद्र की, कहां से आ जाएगा? 2017 से लेके डाटा उठा के देखिए आप, कितने जगह बीजेपी आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी है गुजरात की रीजनल पार्टी, और कहीं नहीं है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंपोर्टेड कांग्रेस ही है सारी। उत्तराखंड में चुनाव होते तो हम कहते कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव कर देता हूं, डाटा है मेरे पास। यदि मायावती ठीक से चुनाव लड़ती तो 153 सीटें बीजेपी की चली जाती, बीजेपी 60-70 पे आ जाती, वो भी जुगाड़ की जीत है। महाराष्ट्र में ईडी की जीत है, कर्नाटक में ईडी की जीत की, लोगों ने आईना दिखा दिया। गोवा में तोड़फोड़ की सरकार है। कौन सी सरकार इनके बलबूते पे आई है, मुझे बताइए। कौन सी सरकार सिवाय गुजरात के, कौन सी सरकार है जो इनके बलबूते पे है? जो आदमी जुगाड़, मैं तो कहता हूं कि मुझे मेरे साथ सिर्फ 3 महीने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स 3 महीने के लिए मुझे इंचार्ज बना दीजिए अशोक वानखेड़े। मैं इस केंद्र की कैबिनेट के एक एक मंत्री को मेरे घर के सामने खड़ा कर दूंगा सुमित साहब। इंतजार करेंगे कि भाई साहब आएंगे तो चरण छू ले, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। हर एक के पीछे इतना भयंकर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज सत्ता में आप हो, कल नहीं रहोगे। ये बोलने की कम से कम हिम्मत किसी में नहीं है। मैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करता हूं। कम से कम कल उसने ये कहा तो है अपने वर्कर के सम्मेलन में, अरे आज तुम हो कल हम होंगे। आज तुम हमको जेल में डाल के हंस रहे हो, कल तुम्हारी जगह भी वही है, याद रखना। तुमने मेरे 4 डाले हैं जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, 8 डालूंगा हत्या के आरोप में। ये बोलने की ताकत तो है,
क्योंकि सलीम जावेद लिख चुके हैं शोले पिक्चर में डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। माया उनकी डर गई, पॉलिटिकली मर गई। महाराष्ट्र में शिंदे से लेके ये जितने भी हंकार गुरु अजित पवार, ये डर गए, चुनाव के नतीजे में बता देंगे कि कैसे मर गए। जो जो जहां जहां डरा वो वहां मरा। और राहुल गांधी बार बार कहते कि डरो मत, और उसके बाद एक विज्ञापन की लाइन है, डर के आगे जीत। वो लालू यादव बताता है, लालू भ्रष्टाचारी होगा। कौन, मतलब ऐसा कौन नहीं कि जो भ्रष्टाचार नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रजातंत्र ऐसा हो गया है। हम एक सांसद खासदार दोस्त, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि 150 शादी हो गई तो उसको अगली बार चुनाव जीतने के लिए 150 शादी में जाना अनिवार्य है। हर शादी में 5 से 1 देना अनिवार्य है। हिसाब लगाओ, उसके घर में जो चाय पीने लोग आते हैं वो देखो। महाराष्ट्र के सांसद तो बहुत खुशनसीब है। यूपी बिहार वालों को पूछो, भाव ने देखा है मिल जाता है। यूपी बिहार के सांसद जब रात को आता है तो अपने को सोने के लिए जगह ढूंढता है वो, क्योंकि उसके बेडरूम तक लोग सोते हुए रहते हैं। लंगर ही लगाना पड़ता है उसको, और फिर जाने का टिकट भी बना के देना पड़ता है। टिकट नहीं बनाया तो और 4 दिन रुकता है। तो पैसा लाएगा कहां से? जब पैसा कहीं से लाएगा नहीं तो वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाएगा। और एक विशेष सर्कल है, तो ये हमें कहीं ना कहीं इसको तोड़ना होगा। हमारे सांसद से क्यों अपेक्षा रखें कि हम जाए तो चाय पे खर्चा करें? मेरे जैसे 50 लोग आएंगे चाय पे खर्चा करने के लिए। ये मेरे साथ भी होता है। मैं दिल्ली से पूरे देश में घूमता हूँ, हर राज्य में दोस्त मिलते हैं, शहर में मिलते हैं। उनको साल में 1 बार दिल्ली में आना होता है और मुझे खाना खिलाना होता है। ऐसे 365 दिन हो गए तो मुझे रोज ही किसी खाना खिलाना है, तो मुझे एक छोटा होटल ही खोलना पड़ेगा। अपेक्षाएं हमारे नेताओं से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वो हमारे लिए लड़े। गणपति का चंदा, अरे काहे को सांसद को परेशान करते हो यार? गणपति मंगा उसे आरती करो बेचारे से। गणपति आया कि उसके पहले वो पैसे की व्यवस्था करता है, नव दुर्गा पैसे की व्यवस्था करता है। बोले हमारे यहाँ 150 मंदिर है, हर एक को 10-10 हज़ार रुपये भी दिए तो देखो ना कितने हो जाते हैं। मतलब मैंने सब सांसदों को खर्चे का जुगाड़ करते हुए, और फिर एक बार उनको आदत लग गई जुगाड़ करने की, तो वो सोचते जब इनके लिए मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लूँ तो थोड़ा सा बड़ा हाथ मारूँ तो अपना भी कर लूँ। तो ये भ्रष्टाचार विशेष सर्कल है। और एक बार आप भ्रष्टाचार की गाती में आ गए तो फिर ये जब लोग आते हैं सत्ता में ऐसे, वो फिर आपको बंदर जैसे न करते। हमको लोग कहते आपको डर नहीं लगता? हमने बोला हमको डर इसलिए नहीं लगता कि हमारे पीछे कोई रहने नहीं है। हमारा सब रिकॉर्ड पे, हमारा फोन टैप होता है, हमारे अकाउंट वाला बोलता है बैंक में कि तुम्हारे हाथ में नहीं जाता है, हमारे यहाँ से अकाउंट डिटेल सब जाता है, अकाउंट में आता है, वाइट में आता है, वाइट में जाता है। कोई नंबर तो की बात नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करते नहीं, फोन कितनी भी बार टैप हो क्या फर्क पड़ता है? और जब आप क्लीन हो तो मैं बता रहा हूँ, इनकी हिम्मत नहीं आपके तरफ देखने की, बात करने की छोड़िए। इनसे बड़े डरपोक नहीं है। मैं केस बताता हूँ आपको, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को बहुत लार्जर दैन लाइफ समझने लगते हैं तो आपको उसकी वस्तुस्थिति भी मालूम होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, गांधीनगर में नई राजधानी बनी है गुजरात में, गांधीनगर। तो वहाँ सारे मंत्रियों के बंगले एक साथ हैं, और एंड में एक बड़ा बंगला है वो मुख्यमंत्री का है। मतलब वो मंत्रियों की कॉलोनी है, आप एक कॉलोनी में घुसो सारे मंत्रियों को निपट सकते हैं एक तरह से। रात को, देर रात को धड़ाम करके आवाज आई, प्रधानमंत्री बेड से कूद के बाहर आ गए, गाड़ी खोलो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी निकालो। सेक्रेटरी को समझ नहीं रहा, रात को 11 बजे है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सीएम बाहर आके गाड़ी में जो डांट रहे हैं, वो ड्राइवर भी थे, जो कपड़े थे उससे गया, ड्राइव किधर चलना, बोले बाहर निकलो, अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। सब भागा दौड़ी मच गई। सेक्रेटरी एक दूसरे को बोल रहे कि सीएम इज आउट टू अहमदाबाद, उधर से पुलिस वाले लग गए रोड ब्लॉक करने, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया आपको। बीच में सब आईटी डीआईटी सब पहुंच गए अहमदाबाद में, उनको सेक्रेटरी रख लिया। बोले सो व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या हुआ साहब? बोले बम से हमला हुआ है, सबके पैरों की जमीन खिसक गई, मुख्यमंत्री के बंगले पे बम से हमला हो रहा है, छोटी बात नहीं है। पूरी
हंगामा हो गया, पुलिस करके स्कैनिंग चल रहा है। फिर उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या, किधर से देखा आपने, क्या? बोले जोर से आवाज आ गई। सारा चेकिंग हो गया। फिर उन्हें समझा कि उस दिन वही रखा गया, दूसरे दिन घर भेजा गया। बात यह हुई थी कि मुख्यमंत्री के घर के पीछे से रिंग रोड जाता है, बाईपास, उस पर ट्रक का टायर फट गया था। ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, उस पुलिस के केस डायरी में लिखा हुआ है। क्योंकि जब भागा दौड़ी पहली कंप्लेंट आई कि बम फट गया, हमला हुआ, तो पुलिस डायरी में ये भी हुआ है इनके घर पे हमला हुआ। उसके बाद ये भी लिखा है कि इस तहकीकात करने पे ट्रायल कर गया। अब वो रिंग रोड परमानेंट बंद कर दिया गया है। ये वस्तुस्थिति है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे संबंध में, एक पत्रकार के संबंध सभी लोगों से होते हैं, तो मैं बॉम्बे के कई अंडरवर्ल्ड लोगों को भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो किसी बड़े भाई के साथ हम खाना खाने बैठे, तो वो खाना खाने के साथ रेस्टोरेंट में बैठे, तो कई लोगों को रेस्टोरेंट से भगा दिया उन्होंने, और उनके आए बाएं दाएं बिल्कुल ऐसा देख रहे कि बस अभी आधे घंटे में गोली आ रही कैसे लगने की, और वो आराम से खाना खा रहे हैं। उसी के बीच में मेरे हाथ से चम्मच गिर गया, और उस शांतता प्रिय वातावरण में टन टन खनखनाट आवाज आई। जैसी वो चम्मच गिरने की आवाज आई, 7-8 लोगों ने इधर उधर देखा, फटाफट खिड़की बंद करो। वो बोला क्या हो गया? वो बोला यार ऐसा खाता है तो चम्मच गिरा दिया नीचे। तब मुझे समझ में आ गया, ये जितने बड़े डॉन होते हैं, जितने बड़े आपको डराते हैं, इससे बड़े डरपोक नहीं होते। तो डरने की जरूरत किसी को नहीं है। इस देश में न्यायपालिका है, मैं न्यायपालिका पे फिर भी विश्वास रखता हूँ। हो सकता है वहाँ पे भी डिक्लोरेशन आया हो, हुआ भी है। हमारे न्यायपालिका में भी आजकल नेतागिरी का शौक लगा हुआ है, क्योंकि जब केस हियरिंग पे आता है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पास होते हैं। अपने को लगता है कि अरे बाप रे, न्यायमूर्ति ने आज तो बिल्कुल को कर दिया गया, और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो कुछ और आता है। तो मैंने बोला इतने देर तक क्या बोले, 3 दिन यहाँ रोज हेडलाइन ले लेते हमसे। मैं और दीपक शर्मा सैल्यूट करते हैं जज साहब को, ये पहली बार न्यायपालिका ने बता दिया, और ये प्रजातंत्र के प्रहरी है, और ये है ऑपरेटिव जजमेंट आने के बाद वो लोग पूछते क्या क्या हो गया, तो पता नहीं मैंने क्या हो गया, ये 3 में क्या। मनीष सिसोदिया के केस में मुझे समझ में नहीं आता। मनीष सिसोदिया के केस में वो कहता है कि आपने नई पॉलिसी घोषित की, उससे 14 लोगों को 138 करोड़ का फायदा हुआ। विराज भाव मंत्री रह चुके हैं, आप से बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे। कोई भी ठेका कोई लेता है उसको फायदा ही होता है। कौन ठेकेदार लॉस का ठेका उठाता है? हर ठेके में फायदा होता है। हर दुकानदारों की दुकान का लाइसेंस लेता है, फायदे के लिए लेता है। कोई ठेकेदार कहता है क्या गडकरी को जाके कि गडकरी जी ये 1,500 करोड़ का रोड है, मैं इसको 500 करोड़ में करना चाहता हूँ, 1000 करोड़ मेरे तरफ से लगाना चाहता हूँ। कम से कम मुझे तो अभी तक इस भारतवर्ष में ऐसा आदमी नहीं मिला। तो जो ठेका लेता है वो कमाता है, प्रॉफिट को पाप क्यों समझे? तो यदि वो नई पॉलिसी में 14 लोगों ने ठेका लिया और दारू में 338 करोड़ प्रॉफिट, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं। जो दारू के धंधे को जानते होंगे या दारू वालों को जानते होंगे, ये तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट है। तब वो जज साहब कहते हैं कि 338 करोड़ प्रॉफिट हुआ है 14 लोगों को, लेकिन उसमें से 100 करोड़ दिया, ये डिबेटेबल है, ये कुछ समझ में नहीं आया। और उस 100 करोड़ में से 45 गोवा में गए, ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल होनी चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन फिर बेल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? उसने चंदा लिया चेक से, उन्हें पूछा चंदा किसने लिया? मनीष सिसोदिया ने। उसके अकाउंट में डाला, बोले नहीं आम आदमी पार्टी के अकाउंट में। फिर आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? बोले सोच रहे सर, अभी तक सोच रहे हैं। अनिल देशमुख 100 करोड़ का आरोप, 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 40 लाख। और जिस पुलिस कमिश्नर को पूछा हाईकोर्ट ने कि आपने 100 करोड़ का आरोप कैसा लगाया, उसने एफिडेविट दिया कि मैंने अधिकारियों को बोलते हुए सुना था। कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी हो तुम, किसी के बोलते हुए सुनने का आरोप लगा दोगे? और जेल में छोड़ दिया उसको 1.5 साल। क्योंकि यहां एक नया ऑपरेटिव शुरू हुआ है। पहले टारगेट ढूंढो, अशोक वानखेड़े बहुत बोलते हैं। फिर अशोक वानखेड़े ने नई कार खरीदी,
कितने की कार खरीदी? बोले 12 लाख 15 लाख की कार है। फिर एक को खड़ा कर दो कि मैंने अशोक वानखेड़े को 5 लाख रुपए रिश्वत में दिए, मेरे खिलाफ खबर बोल रहा था। फिर उसका अफिडेविट लो, और जैसे ही वो अफिडेविट दे तुरंत अशोक वानखेड़े को अरेस्ट कर। फिर वो कोर्ट में जाता है, बोले कब दिए? बोला मैंने तो साहब उनको शुक्रवार को दिया। बोले शुक्रवार को नागपुर में थे, फिर गुरुवार को होंगे साहब, कहीं तो आएंगे नागपुर से, फिर मंडे को दिए होंगे। और ईडी उनकी सुनती है। ईडी का केस हमारे यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये पामेलियन कुत्ते हो गए हैं सत्ता के, पूछ लाते हैं। और जैसे ही उनको बोला जाता है कि टॉमी नहीं, भाई है, अंकल है, टॉमी पूछ लाता है। टॉमी छू बोला तो काटता है। मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को नोटिस भेजा। मेरा गुजरात गवर्नमेंट नहीं, राम राज्य चल रहा है, 35 साल से बीजेपी की सरकार, 10 साल से डबल इंजन की सरकार। अडानी उनके दामाद, अडानी को पत्र भेजा कि आपने 3000 करोड़ एक्स्ट्रा हमसे लिए, कृपा करके वो वापस भेज दीजिए। कैसे लिए? अडानी से पावर खरीदती है गुजरात गवर्नमेंट, उसमें एक क्लॉज था, यदि कोयले के रेट ऊपर चले गए तो फिर वो अडानी जी थोड़े से रेट बढ़ाएंगे। उसका नाम दिया एनर्जी चार्ज। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो सब लीगल था, उसमें यह था कि कोयले के भाव बढ़ेंगे कैसे मानिए। तो बोले एक इंटरनेशनल एजेंसी है, कोयले के रेट रोज रिलीज करती है, उसके रेट फाइनल रेट मानिए, और उसी रेट के हिसाब से आपने कोयला खरीदा तो आप हमको बिल दे दीजिए, साथ में एनर्जी चार्जेस ले लीजिए, दे दीजिए। इन्होंने उनसे 10,000 करोड़ रुपए साल के एनर्जी चार्जेस लिए, गुजरात गवर्नमेंट ने दिए। ये गुजरात गवर्नमेंट क्यों कर बैठी? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई तो ये जो अधिकारी थे उनके पैरों की जमीन खिसक गई। उनको लगा ये अधिकारी की कमेटी भी हमारे तक आ गई तो हम सब नंगे हो जाएंगे, तो उन्होंने डर के मारे डरे 3,000 करोड़ रुपए मांगे। हुआ ये कि अडानी जी ने सारा कोयला शिप करवाया इंडोनेशिया से, ओरिजिन ऑफ द शिपमेंट इज इंडोनेशिया। बिलिंग जो हुआ सिंगापुर की कंपनी से, एक ताइवान की कंपनी से और एक यूएई की कंपनी से, और जो बिलिंग हुआ कोयले के 4 गुना ज्यादा रेट पे हुआ। जब मार्केट में 50 रुपए का कोल बिक रहा था तब इन्होंने 200 रुपए का बिलिंग किया, तो उधर से कोल आया, इन्होंने 200 रुपए की बिलिंग से पेमेंट किया। इसका मतलब 150 रुपए इन्होंने बाहर भेज दिया, वो है मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर वो पैसा वापस अडानी के इन्वेस्टमेंट में आता है, और हम कहते हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, और आज से नहीं, ये सालों से हो रहा है। 2014 में डीआरआई ने पत्र लिख के सेबी को कहा था कि अडानी ने इक्विपमेंट खरीदे पावर प्रोजेक्ट के यूएई के इस कंपनी से। मुझे पता नहीं इनको यूएई से क्यों खरीदते हैं, जबकि जर्मनी के इक्विपमेंट सबसे आगे होते हैं, इनका सारा परचेज यूएई से होता है। यूएई में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये डीआरआई कह रही है अपने पत्र से। आगे वो ये कह रही है कि जिस कंपनी को इन्होंने 1500 रुपए ज्यादा दिए ओवर बिलिंग करके, उन्होंने वो 1500 करोड़ रुपए एक दूसरे कंपनी को ट्रांसफर किए मॉरिशियस को, जिसका मालिक विनोद अडानी है, और फिर विनोद अडानी की कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। काला पैसा सफेद करने का ये बेहतरीन तरीका, ये सारे लेटर सामने हैं, ये सारे एविडेंसेस सामने हैं, लेकिन ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी अशोक गहलोत के घर, 18 साल पहले तेरे बेटे ने वहां जोर से छीन दिया था और उसके पॉकेट से $3 निकले थे, फेमा का केस बनता है। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब इसका डर भी लोगों में रहा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड होती है तो लोगों को लगता है कि मोदी जी को परेशान कर रहा है, इसलिए रेड करनी है, उसकी इज्जत बढ़ती है। और महाराष्ट्र में यदि ईडी, सीबीआई की रेड होती है तो आदमी मंत्री बनता है। मैं पिछली बार मुंबई गया तो एक एनसीपी का एमएलए मुझे मिला, अजित पवार के साथ है बेचारा, तो ऐसे और कैसे हो यार, बहुत आजकल हमको ठोक रहे हो, और ये बात हुई। और फिर मुझे कहता है कि किरीट सोमैया को जानते हो क्या?
मैंने क्यों क्या हुआ? बोला एक मेरा काम कर दो ना। मैंने बोलो। बोले कुछ डॉक्यूमेंट देता हूँ मैं। किरीट को बोलो बहुत भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैंने मेरे को ही दे दो, किरीट का क्या करेगा? नहीं किरीट ही जरूरी है। बोले किरीट करेगा तो तुरंत ईडी की रेड होगी। तो मैंने आप किसको ईडी की रेड करना चाहते हो ये तो बताओ। बोले मेरे डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। मैंने क्यों? अरे बोले ईडी की रेड होने के बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा यार भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मंत्री है सब ईडी वाले हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मंत्री बनने का क्वालिफिकेशन ईडी की रेड होना है। आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब आपको 1400 करोड़ रुपए आपके अटैच होते हैं। ये दुर्भाग्य इस महाराष्ट्र, ये दुर्भाग्य है हमारा। कैसे राजनेताओं के साथ जो मंडी में बैठ के बिकते हैं। इस्मत बेचने वाली भी लड़की ईमानदार होती है, वो अपनी इज्जत बेचती है तो आपको रिटर्न भी देती है। ये अपने आप को बेच के खुद कमाते हैं और जिस जनता ने उनको जितवा के दिया, ये 50 खोखे में बिकने वाले लोग फिर जनता के पास पानी मांगने पे पूछते हैं कि मैं सुसु कर दूं क्या, और हम इनको ढो रहे हैं। सवाल कौन प्रजातंत्र को रोनता है ये नहीं है, सवाल कौन हमारे देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है ये नहीं। ये लोग तो हमेशा थे, रहेंगे और है, लेकिन सवाल है इन लोगों के हाथ में सत्ता कौन दे रहा है। और इन लोगों के हाथ में सत्ता पाकिस्तान अमेरिका नहीं दे रहा है, इस देश के लोग ही, हम ही लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमें जगाने की जरूरत है। हमें बार बार ये बताने की जरूरत है। हनुमान को उसकी शक्ति बताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उन्हें शाप था कि वो अपनी शक्तियों का विस्मरण होता था। तो अब उद्धव ठाकरे के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनता चालीसा पढ़ने की जरूरत है और जनता के बीच में जाके जन जागरण करने की जरूरत है। मात्र नेताओं को गाली देने से काम नहीं होगा, ये तो वैसे ही रहेंगे, इनमें बदलाव नहीं आएगा। इतने मोटे चमड़ी के हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ इतना बोलते हैं कि पकड़ा भी जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोग हंसते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसी ताकत से झूठ बोलते हैं। कैसे कैसे आदमी बोल सकता है कि आपने भोपाल में बोल दिया कि 17,000 करोड़ का दफन, सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, नेशनल करप्ट पार्टी है एनसीपी। फिर 4 दिन बाद उसी घोटाले के हीरो को उप मुख्यमंत्री, और अमित शाह जी कहते कि दादा पहले क्यों नहीं आए। तो किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा दादा पहले क्यों नहीं आए। मैंने बराबर है। बोले इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरा कारण है मधेपुरा बैंक, कितने का घोटाला? 1600 करोड़। डायरेक्टर कौन? अमित शाह। उनको लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी, सारा देश मेरे सामने झुकता है, मैं बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने सोचा कि 70,000 करोड़ वाले को अपन ट्यूशन के लिए बुलाए। तो ये जो 70,000 करोड़ का घोटाले वाला गया है, ये ट्यूशन के क्लास लेने वाला गया है, ये बताने के लिए कि आप 16 तक ही सीमित हो, हम 17 वाले, हम आपको बताएंगे। शर्म नहीं आती, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। और ईडी इनकम टैक्स, ये पुराने जमाने के सामंत जब शिकार पे जाते थे तो पूरे प्रजा से हाका लगवाते थे जंगल में, लोग हाँ हाँ चिल्लाते हुए, ढोल ढमाके बजाते हुए उन जानवरों को मचान की तरफ लाते थे, फिर गोली मारते थे और फिर राजा साहब फोटो खींचते थे। वैसे ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हाका लगाती है, और ये जो जानवर है, मैं इनको जानवर कहता हूँ, ये वो शिकार के रेंज में आते हैं और जैसे ही देखते हैं गोली, वो गले में टड़क करके गमछा डाल देता है और वो बोलते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। कल तक कमलाबाई करके मजाक उड़ा रहा था, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी हो गए। शर्म नहीं आती, गिरगिट को शर्म आती होगी, इतने जल्दी तो कलर वो भी नहीं बदलता, लेकिन हम इनको ढोते क्यों? आज भी दादा आ गए तो दादा आ गए, दादा आ गए, क्या दादा आ गए? क्या ये बिकने वाले लोग कैसे नेता हो सकते हैं? बच्चों को तकलीफ है कि 50 बोला मेरे को मिला नहीं, उन्हें मुझे कहा कसम से नहीं मिला, मैंने नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं विश्वास रखता हूँ बच्चों भाई आपको नहीं मिला होगा, नहीं तुम्हारे विश्वास रखने से काम नहीं होगा। मैंने क्यों? मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे खाए। अरे कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इसने 50 लिए, कोई मोटरसाइकिल का पेट्रोल मांगते हुए कार्यकर्ता,
पहले मेरे कार्यकर्ता खुद मेरे बोलते बोले भाई तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, आज बोलते बोले 50 लिए कुछ तो हमको भी मिले, हम कहाँ से दूं उनको। तो ये वस्तुस्थिति है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र का केस नहीं, ये बिहार का है, ये बंगाल का है। जिस इंसान पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सेकिया की सरकार का 1 महीने का अधिवेशन बर्बाद हुआ आसाम में, वो आज भाजपा का मुख्यमंत्री है। ये भाजपा के लिए भी, जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, जो अपने आप को चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी करती थी, चेहरा विद्रुप हो चुका है, चाल इतनी बिगड़ गई है कि पूछो मत। और चरित्रहीनता की कोई साली नहीं है कि जिसका उदाहरण नहीं। और ऐसे में जो वाकई भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने 4 पीढ़ियां संघर्ष किया, लगातार कांग्रेस से लड़ते रहे, जिन्होंने अपनी जनसंघ से लेके बीजेपी तक लाए, आज जब उनके पास जाता हूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आंसुओं से रोते हैं, बताते हैं कि क्या इसीलिए हमने भाजपा को पाला था। तो हम बार बार, मैं किसी ने कहा कि तुम्हें बहुत फुर्सत है, इधर इतना दिल्ली गर्म हो रहा है, तुम आज आए हो भाषण देने। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं बोलता हूँ कि जन जागरण का काम है। मैं फिर से एक बार आगाह कर रहा हूँ सबको, 2024 का इंतजार मत करो। बहुत बेहतरीन बात कही है दिनेश ओरा है, IAS ऑफिसर, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन एक मिशन के तहत लगातार शोध करते हैं, सरकार के आंकड़ों को एक्सपोज करते हैं। दिनेश ओरा जी ने एक दिन मुझे कहा कि अशोक जी आपका समय चाहिए। मैंने बोला अरे दिनेश जी आपके लिए कब मना करता हूँ। तो जब उनके साथ बैठा तो उन्होंने अलग शो किया, कभी आप यूट्यूब पे देखिए, मजा आ जाएगा उनका। उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं था, एक फिल्म को डिस्कस किया हमने। उन्होंने कहा कि चक दे इंडिया का आखिरी सीन याद करिए अशोक जी। जब फाइनल खेलने मैच के लिए गई है टीम, तब शाहरुख खान उनको भाषण देता है कि ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट जिसका हिसाब तुम्हें भगवान भी नहीं ले सकता तुमसे। ये 70 मिनट है, इस 70 मिनट के बाद हर एक के जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये 70 मिनट जो है बहुत अहम है। ये 70 मिनट आपको अपने लिए खेलने हैं, ये 70 मिनट आपको अपने देश के लिए खेलने हैं। बहुत बड़ा मोनोलॉग है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या आएंगे इसमें भाष्य करना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन 3 तारीख के बाद 70 दिन बचते हैं आचार संहिता लागू होने में। नेट 70 दिन, ये 70 दिन इस देश के विरोधी पार्टियों को, विपक्ष पार्टियों के लिए वैसा ही मंजर है जैसा चक दे इंडिया में था। आपको आपसी द्वंद, चक दे इंडिया का देखिए, आप मैच देखिए एक बार जाके, फिर हॉकी का मैच, जो लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन है, आखिर में वही बॉल पास करके गोल करता, वो 70 मिनट का खेल है। तो इन 70 दिनों में विरोधी पार्टियों को आपसी रंजिश से भूलनी होगी, सीट के बंटवारे में त्याग की भावना रखनी होगी, क्योंकि ये 70 दिन, और ये 70 दिन लगातार जनता को, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो बोल सकते हैं, जो लोगों का कुछ मत परिवर्तन कर सकते हैं, ये 70 दिन दिन रात मेहनत करके आपको इस देश की सच्चाई, सिर्फ सच्चाई लोगों के सामने रखनी होगी। किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, देश की सच्चाई सामने रखो, सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये 70 दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि इस 70 दिन में यदि आप चूक गए तो आने वाला 24 यदि यही सत्ता में वापस आ गए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सबसे पहले संविधान एक झटके में पूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये तय होगा। आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा, ये तय होगा। हर जगह पे ये स्थिति होगी कि तुम्हें दरवाजे में बेल बजेगी, आप दरवाजा खोलोगे, बोले अशोक वानखेड़े, मैंने बोला हाँ, बोले अडानी कंपनी से आया है। बोले मुझे कोई मतलब नहीं भैया, हमें शेयर भी नहीं खरीदना, कुछ लेना देना है। बोला नहीं, आपको हमारी कंपनी में आके 2 दिन के लिए काम करना है। बोले मैं क्यों काम करूँ, मैं नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके 2 दिन हमको सेल कर दिए, देश में बहुत कर्जा है, कर्जा उतारना है। तो मैं बोलूँगा मुझे तो कोई काम आता नहीं, मैं क्या नहीं करता। नहीं, आप पत्रकार है, वहाँ प्रेस रिलीज लिखने का काम करिए।
आपको वो काम दिया है, 2 दिन आप काम करेंगे, तनख्वाह मिलेगी नहीं, सरकार का थोड़ा खर्चे का बोझ कम हो जाएगा। ये समय आएगा इस देश पे, हमारे देश पे 200 लाख करोड़ का खर्चा है, 200 लाख करोड़, 54 लाख पे छोड़ के चले गए थे, 200 लाख करोड़। आपको ताज्जुब होता होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं इस इंसान को गुजरात से तय करता हूँ। जब गुजरात में केशुभाई पटेल ने सत्ता छोड़ी थी तो गुजरात पे कर्जे के नाम पे बहुत ही कम कर्जा था। जब मोदी जी दिल्ली आ गए तो गुजरात सबसे ज्यादा कर्ज से दबा हुआ राज्य था। कर्जा लेके मजे करना इनकी आदत हो गई। पर ऐसा ही कर्जा करके मैंने तो एक बार कहा था कि आज इस देश में इतनी तरक्की जरूर हुई है, इतना विकास जरूर हो गया है कि मेरे देश का हर आदमी लखपति बन गया है। तो किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा बैंक में जब लोन लेने जाते हो 1 लाख रुपए का, तो बैंक आपकी औकात देखती है 5 लाख की है कि नहीं, मकान, ये दुकान, ये सब देख के, फिर गिरवी रख के, फिर आपको या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देख के, आपकी सैलरी देख के कि भाई ये रिटर्न कर पाएगा कि नहीं। जब आपकी औकात 5 लाख की है तो आपको 1 लाख का लोन मिलता है। हर देशवासियों पे 100 लाख, 1.25 लाख रुपए का लोन हमारे हर एक के सर पे आता है आज देश ने जो लिया है। तो हम सब 5 लाख के औकात वाले हो गए हैं, इसीलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। कर्जे की बात करें, अंत में कुछ अब बोर नहीं हो रहे हो तो 2 चीजें हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 28 तारीख को फिर 2000 करोड़ रुपए उधार कर्ज लिया। 2000 करोड़ रुपए इस अभी सरकार चली गई है, सब कुछ हो गया। 2000 करोड़ रुपए कर्ज लिया और उन्होंने ये कहा कि सैलरी वैलरी देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे 3,79,000 करोड़ का कर्जा है। उनका बजट 3,20,000 करोड़ का है। बजट से ज्यादा कर्जा लिया है। इनकम 2,70,000 है करोड़, एक्सपेंडिचर 2,90,000 है। 20-25,000 करोड़ का डेफिसिट बजट है। घाटे का बजट की टोटल टर्नओवर इतना कर्जा क्यों नहीं होगा? लाडली बहना बांटो पैसा, बहन को सक्षम बनाओ, ये पैसा देकर